भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा नखून से लेकर जो है सिर के बाल तक जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और ये फैसला जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध सिद्ध करेगा। ये बताएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जो रणनीति है गलत थी। देश के लोकतंत्र को एक तरफ से, जैसे तराजू के एक पलड़े में आप ज्यादा वजन रखते हैं और एक में कम रखें, तो तराजू क्या होगी, एक तरफ ही झुक जाएगी, उसका बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो ये जो है पूरा का पूरा इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, ये हिंदुस्तान के, आजाद हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी कहती है और जो उसकी मंशा होती है, उसमें दोनों में समझिए जमीन आसमान का फर्क होता है। ये बोलेंगे दिन तो समझिए रात, ये बोलेंगे सच तो समझिए झूठ, ये बोलेंगे इसमें लोकतंत्र मजबूत होगा तो समझिए तानाशाही मजबूत करेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हुक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, वैसे तो देश में हमारे बहुत खबरें हैं, लेकिन सारा मीडिया, सोशल मीडिया सिर्फ फिलिस्तीन और इजराइल की जो जंग चल रही है उसे दिखाने में लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में कोई खबर अब नहीं बची है। लेकिन एक अहम मुद्दा जिस पर आज हम चर्चा करेंगे आपसे, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सर में दर्द रहता है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और कुछ नया अपडेट आया, क्योंकि आप सारी जानकारी रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो भी कुछ चल रहा होता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या इसमें ताजा अपडेट है और भारतीय जनता पार्टी इससे लेकर क्यों परेशान है? भारतीय जनता पार्टी के सर पर एक नई आफत जो है वो अभी हाल में ही नालिज हुई है, और वो ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ की बेंच ने तय किया है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को लेकर 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को सुनवाई करेंगे। और ये एक ऐसी बात है जिससे कल्पना जो है भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी, और इसीलिए जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो आर वेंकटी रमनी, जो कि हिंदुस्तान के अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने भरसक कोशिश की कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट टाल दे। और उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये एक फाइनेंस बिल के रूप में पास हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट की एक लार्जर बेंच, 7 जजों की बेंच जो है, फाइनेंस बिल के आड़ में बहुत सारे जो कानून पास होते हैं लोकसभा में, उन पर अपनी एक सुनवाई करने वाली है। तो उन्होंने कहा ये मामला उस सुनवाई में डाला जाए, और इसलिए तब तक वेट करनी चाहिए। तब जो है, जो धनंजय चंद्रचूड़ जो कि देश के प्रधान न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा प्रशांत भूषण को और सीपीएम जो कि इसमें पक्षकार है, उनको कहा कि अगर आपको आपत्ति ना हो तो हम इसे अलग से सुन सकते हैं, और अगर आपको आपत्ति है तो हम इसे फाइनेंस बिल का जो 7 जजों का मामला है उसके साथ सुन सकते हैं। तो अकलमंदी दिखाते हुए जो प्रशांत भूषण है और जो सीपीएम के जो याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि इस बात का फैसला जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उससे पहले हो जाए। और चूंकि अभी जिस समय हम बात कर रहे हैं 28वीं किस्त जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड की खरीदी जा रही है 3 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में, तो उसके खरीदने के बाद जो है उसमें जो कार्रवाई होनी है उस पर रोक लगनी चाहिए। इसलिए इसकी सुनवाई हम तुरंत चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इसे फाइनेंस बिल की जो बहस है उससे अलग रखकर 3 जजों की बेंच सुने। और तब प्रधान न्यायाधीश ने 31 अक्टूबर की डेट तय कर दी, और उसके बाद तय होगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का धोखा है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट अपनी क्या राय देती है। अब आपको ये समझना जरूरी है कि ये एक्चुअल में जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये है क्या। नवंबर 2017 में बीजेपी के जो उस समय के वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, तो अरुण जेटली का यह कहना था कि इससे चुनावी चंदे में पारदर्शिता आएगी और हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कहती है और जो उसकी मंशा होती है, उसमें दोनों में समझिए जमीन आसमान का फर्क होता है। ये बोलेंगे दिन तो समझिए रात, ये बोलेंगे सच तो समझिए झूठ, ये बोलेंगे इसमें लोकतंत्र मजबूत होगा तो समझिए तानाशाही मजबूत करेंगे। और इसलिए पूरा जो ढांचा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड का इस तरह बनाया गया है कि उसको अगर कोई समझ ले तो समझ आ जाएगा सरकार के मन में कितनी बेईमानी है। सरकार ने ये व्यवस्था की कि एसबीआई की जो कुछ ब्रांचें हैं, चुनिंदा ब्रांचें, वहां पर जाकर कोई भी व्यक्ति जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहता है, वहां जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा। ये बॉन्ड जो है 1,000, 10,000, 1,00,000, 10 लाख, 1 करोड़ इस मात्रा के होंगे,
और इन पर लिखा होगा, जैसे नोट पे लिखा होता है, मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। तो एक तरह से प्रोमिसरी नोट है ही है। वो प्रोमिसरी नोट खरीदेगा, खरीदने के बाद उसका जो नाम है गुप्त रखा जाएगा, किसी को नहीं बताया जाएगा। और जब वो खरीदेगा, तो खरीदने के बाद उसमें वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसका नाम लिखेगा और उसको दे देगा। और जब दे देगा तो 15 दिन के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी उस इलेक्टोरल बॉन्ड को अपने पक्ष में उसको भुगता सकती है और वो अपने यहाँ वो पैसा जो है जमा कर सकती है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में ये लिखा गया है कि ये साल में 4 बार जारी होंगे। एक बार जनवरी में 10 दिन के लिए, एक बार अप्रैल में 10 दिन के लिए, एक बार जुलाई में और एक बार अक्टूबर में। और ये जब 10 दिन के लिए खुलेंगे, उसके बाद ये बंद हो जाएँगे और जब चुनाव हो रहा होगा लोकसभा का, तब ये जो विंडो है ये 30 दिन के लिए खुलेगी और तब लोग चंदा दे सकते हैं। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जो जारी करने की जो अधिकार है, वो एसबीआई को दिया गया। आपको याद होगा, मैंने पहले भी कहा था कि अभी जो एक किताब लिखी है सुभाष चंद्र गर्ग ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि तत्कालीन जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जारी करने की बात पर अपनी पूरी आपत्ति जताई थी और उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने हैं, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने का अधिकार जो है रिजर्व बैंक को होना चाहिए, स्टेट बैंक को नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजर्व बैंक जो है देश का केंद्रीय बैंक है और वो जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो 1934 का है, उसमें बनाया गया है। तो रिजर्व बैंक की उस पे पूरी निगाह रहेगी, क्योंकि रिजर्व बैंक जो है एक संवैधानिक संस्था है और स्टेट बैंक जो है वो साधारण बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक है, लेकिन वो नेशनलाइज्ड बैंक है और देश का बड़ा फिड्यूशियरी बैंक। जी। उनकी इस आपत्ति को इन्होंने नहीं माना और उर्जित पटेल ने उसके बाद इस्तीफा दे दिया। अब जब 2018 में जब ये फाइनेंस बिल के रूप में आया, क्योंकि उस समय इनको उम्मीद थी कि हम राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं करा पाएंगे, तो बजट की तर्ज पर इस बिल को पास किया गया, बाद में इसमें अमेंडमेंट भी किए गए और ये किया गया कि रिजर्व बैंक की जगह स्टेट बैंक की शाखाएं इसको जारी करेंगी। इसका मतलब स्टेट बैंक को पता है कि हमने किसको इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं और किसने खरीदे हैं। अब जब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को देगा, तो उसमें एक नया चेंज किया गया, वो ये किया गया कि ये चंदा उन पॉलिटिकल पार्टियों को दिया जा सकता है जिन्होंने पिछले चुनाव में, लोकसभा का हो या विधानसभा का चुनाव हो, उसमें 1% मत प्राप्त किए हैं, 1% वोट प्राप्त किए हैं और 29 से जो इलेक्टोरल सिंबल, जो इलेक्शन सिंबल एक्ट है, उसमें वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो इसका मतलब ये था कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां, उनमें से उनको ही इस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिल सकता है। अब इसमें जो सबसे बड़ी खामी है, वो ये है कि ये सारी बात गुप्त रखने की बात की गई, लेकिन एक तो जो कॉर्पोरेट है, जो निजी व्यक्ति है, जो इस चंदे के बॉन्ड को खरीद रहा है, उसको पता है कि मैं खरीद रहा हूँ, एक बैंक को पता है और जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो दे रहा है, उसको पता है। और इसमें ये व्यवस्था की गई कि आप जो है, जनता इसको नहीं जान सकती। आरटीआई के दायरे में इसे नहीं रखा गया, आरटीआई से बाहर रखा गया और ये कहा गया कि चंदा देने का बात जो है वो गुपचुप रहेगा। अब ये गुपचुप जो चंदा होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप जो है सुबह उठकर सब्जी मंडी में जाएं, तो मंडी में जो आड़ती होते हैं, वो जो है किसान जो अपनी फसल लेके आता है बेचने के लिए या अनाज लेके आता है, और जो खरीदार है, उनके बीच में जो उन दोनों का कोई संबंध नहीं होता। आड़ती जो क्या करते हैं, एक रुमाल लेते हैं या एक गमछा लेते हैं और उसके अंदर दूसरा आड़ती जो है अपनी उंगलियों के इशारे से भाव तय करता है और भाव को तय करने के बाद, जैसे मैं खरीदार हूँ, बेचने वाले को मैं बताऊंगा, तो उसका जो आड़ती है वो जो रकम कहेगा वो उस किसान को मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। और ये धोखाधड़ी का एक ताजा उदाहरण है, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसे एक अमली और कानूनी जामा पहनाता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसको जानने के लिए एक ही साधन है सरकार के पास। एक तो रिजर्व बैंक की जगह स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक का जो अभी आपने देखा होगा कि जो चेयरमैन है, उसका सरकार ने कार्यकाल बढ़ा दिया। तो सरकार अपने पालतू लोगों को, जी हजूर लोगों को, चमचों को हमेशा एक्सटेंशन देती है। आप देखेंगे हिंदुस्तान के कैबिनेट सेक्रेटरी को चौथी बार एक्सटेंशन मिला, हिंदुस्तान के होम सेक्रेटरी को चौथी बार एक्सटेंशन मिला, हिंदुस्तान में जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा वाली जो संस्था है, जिसे
प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने का जिम्मा है, उसके जो डायरेक्टर है उसको एक्सटेंशन मिलता है, एसपीजी को। हिंदुस्तान में जो इकोनॉमिक अफेयर का जो सेक्रेटरी है उसको एक्सटेंशन मिलता है। हिंदुस्तान में आरबीआई का जो गवर्नर है शशिकांत दास, उसको पहला एक 3 साल का समय मिला, फिर 3 साल का दूसरा मिला। तो सरकार जो इस तरह से अपने चमचों को आगे बढ़ाती है, तो वो पूरे स्वामी भक्त होकर सरकार की जी में जी मिलाते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं और सरकार के गुलाम बने रहते हैं। अब उसमें जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसमें एक धारा जोड़ दी सरकार ने कि ये किसी को बताया नहीं जाएगा कि किस पार्टी ने किस व्यक्ति को कितना चंदा दिया। लेकिन उसमें एक धारा ये है कि जो सरकार की जांच एजेंसियां हैं, ईडी, वो जी। पूछ सकती है, स्टेट बैंक से, बताओ चंदे का ब्यौरा दो। वो पूछ सकती है चंदा देने वाले को कि तूने क्यों दिया। वो पॉलिटिकल पार्टी से पूछ सकती है, मान लो आरजेडी है, कांग्रेस है, उनसे पूछ सकती है तुम चंदा बताओ कितना आया। तो इसका मतलब ईडी जान सकती है, एनआईए जान सकती है, सीबीआई जान सकती है, जितनी 17 संस्थाएं हैं, सीबीडीटी है और दूसरी संस्थाएं इनकम टैक्स है, वो जान सकते हैं। और वो जान सकते हैं के बाद क्या करेंगे, इसके वो गुलाम है, वो गुलाम है नरेंद्र मोदी के, बीजेपी के। वो उनको तुरंत सूचना दे देंगे और ये बता देंगे कि फलाने ने फलानी पार्टी को चंदा दिया है, तो इसके ऊपर छापा मारो। यानी कि कोई भी चीज जो है जनता को ना पता चले, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को पता चले, ये इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। और इस चंदे में सबसे ज्यादा अभी तक जो चंदा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मिला है या इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में मिला है, उसमें से 98% पैसा जो है वो किसको मिला, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को चंदे से भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, हिंदुस्तान के हर जिले में, हर राज्य की राजधानी में उन्होंने अपने भव्य 5 स्टार होटल जैसे जो है ऑफिस बना लिए। कांग्रेस 70 साल सत्ता में रहे। आप देखिए जैसे अभी राजस्थान का चुनाव है, तो राजस्थान में कांग्रेस का जो दफ्तर है वो खासा कोठी कहलाता है। अगर आप वहां जाएंगे तो लगेगा जैसे किसी पुरानी धर्मशाला में आ गए। उनका ऑफिस जो है वो नहीं बना 5 स्टार। दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय चले जाइए, वो अमित शाह कहते हैं कि 3.25 लाख स्क्वायर फीट एरिया हमने बनाया है, दुनिया का सबसे बड़ा हमारा दफ्तर है। उसी के बिल्कुल सामने दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, वो भी 5 स्टार होटल की तरह है। तो ये अकूत पैसा जो है चंदे का आता है, उसका भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में दुरुपयोग करती है। और एक ये जो है पारदर्शिता नहीं आती, लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। आप समझिए कि एफसीएनआर जो विदेशों से जो पैसा आता है, उसमें भी विदेशी कंपनी पैसा दे सकती है। मान लीजिए इसराइल की मोसाद एक हिंदुस्तान में कंपनी बना ले, तो वो अगर 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए अपनी कंपनी के माध्यम से मोसाद, वो पैसा जो है इजराइल की कंपनी का, इजराइल की सरकार का पैसा मोदी जी या बीजेपी को मिल सकता है। और मिलने के बाद आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की मंजूरी हो जाएगी, वो कहेगा हम इजराइल के साथ है, मोसाद के साथ। तो ये ऐसे है, इसे हम जो कानून की भाषा है उसमें बोलते हैं क्विड प्रो क्यो, कि इस हाथ ले इस हाथ काम कर। तो रिश्वत क्या होती है, यही तो होती है कि मैंने पैसे दिए और अपना परमिट ले लिया। तो ये जो पैसा आता है, ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है लोकतंत्र में पारदर्शिता आएगी, इसमें लोकतंत्र में पारदर्शिता नहीं आ रही। ये लोकतंत्र में बल्ब बंद करके चंदा लेने का षड्यंत्र है, बताए बिना कि कौन पार्टी किसको पैसा दे रही है। और किसको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा जिसके हाथ में ताकत होगी, जिसके हाथ में सत्ता होगी, जिसके पास ईडी होगी, जिसके पास सीबीआई होगी। अब ये बात जो थी जब चल रही थी, तो जब इस मामले में 2018 में ही एडीआर जो संस्था है और सीपीएम, उन्होंने ये एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली। और तब के सुप्रीम कोर्ट के जितने भी विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इस मामले में कोई फैसला करने का जहमत नहीं उठाई, उन्होंने कोई स्टे नहीं दिया। और हाँ, एक बार जरूर ये व्यवस्था कर दी कि इस पैसे को जो पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है, उसका ब्यौरा सील बंद लिफाफे में इन पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। अब चुनाव आयोग भी क्या है, चुनाव आयोग और ईडी में कोई फर्क नहीं है, चुनाव आयोग भी सरकार का। तो ऐसी हालत में आप समझिए कि पूरा का पूरा जो आमा का आमा है वो बिगड़ा हुआ है, भ्रष्ट है। और वो भारतीय जनता पार्टी का ये समझिए पूरी तरह से जीएचपी बना हुआ है।
अब जब इस मामले की सुनवाई अब शुरू हुई है, तो इस सुनवाई में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एक फैसला जरूर देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना पड़ेगा कि ये जो चंदा 28 किश्तों में 28 बार, जो मैंने किस्तें बताई नहीं, 8 साल में 4 बार, एक बार जो है लोकसभा चुनाव में, तो 28वीं जो किस्त है, 28 किस्तों में कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला, ये बताएगी सुप्रीम कोर्ट कि सही है या गलत है। मेरा मानना है कि गलत तरीके से मिला है। ये जानने का हर नागरिक को अधिकार है कि भारतीय जनता पार्टी को इन 28 किस्तों में किसने चंदा दिया। अगर आप देखेंगे तो उसमें मैं कुछ नाम बता सकता हूँ। अडानी की कंपनियां मिलेंगी, टाटा की कंपनी मिलेगी, और आपको अडानी और अंबानी की कंपनियां मिलेंगी। वो विदेशी बहुत सारी संस्थाएं मिलेंगी जो कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से गलबैया में होती है, और वो लोगों से उन लोगों के नाम पता चलेंगे जिनको भारत सरकार ने, बीजेपी की सरकारों ने राज्यों में बड़े-बड़े ठेके दिए। यानी जिसने भी चंदा दिया है वो अपने फायदे को 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 100-100 हजार गुना जो है बढ़ाकर अब वो ताकतवर बना है। हर अमीर आदमी ने हिंदुस्तान में जिसने भ्रष्टाचार किया है, बैंकों का लोन लेके भागे हैं, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने वाले निकलेंगे, और उन सब के खिलाफ ईडी को भी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, सीबीआई को भी करनी पड़ेगी। और जब वो सारा ब्यौरा आएगा कि भाई आप बताओ किस-किस ने आपको पैसा दिया, तो ये पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा नखून से लेकर जो है सिर के बाल तक जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और ये फैसला जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध सिद्ध करेगा। ये बताएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जो रणनीति है गलत थी, और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देश के लोकतंत्र को एक तरफ से, जैसे तराजू के पलड़े में आप ज्यादा वजन रखते हैं और एक में कम रखें, तो तराजू क्या होगी, एक तरफ ही झुक जाएगी, उसका बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो ये जो है पूरा का पूरा इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, ये हिंदुस्तान के, आजाद हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा घोटाला है। और इसकी वजह से जब इसका फैसला आएगा, मैं आपको आज कह सकता हूं कि जब इसकी जांच होगी तो भारतीय जनता पार्टी की मान्यता को खत्म करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब पर सीबीआई को एंटी करप्शन में मुकदमा चलाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की मान्यता खत्म हो जाएगी, और एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को डी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। पहले जनसंघ खत्म हुई, अब भाजपा खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ा नुकसान मोदी जी को क्या होगा, हर जगह वो कमल का फूल उगाते रहे। उनके दिमाग में कमल का फूल है कि हर आदमी के घर में, हर आदमी के दिमाग में, हर आदमी की जेब में कमल का फूल उगा दो। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वहां कह रहे हैं 300 करोड़ रुपए का कमल का फूल उगाएंगे। G20 हुआ तो कमल का फूल उगाएंगे। जितने भी ब्रिक्स बनाएंगे तो कमल का फूल उगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये कर रखा है कि जो लोकसभा में और राज्यसभा में जो सरकारी कर्मचारी औरतें हैं, उनकी साड़ी पे कमल का फूल उगाएंगे। हर जगह मोदी जी कमल का फूल लेके घूमते रहते हैं, रैली में भाषण करते हैं, कमल का फूल लेके आगे लगा लेते हैं। तो आप समझिए कमल का फूल का इनका चुनाव चिन्ह भी इस इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार की वजह से हमेशा के लिए जब्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और एक नई सुबह जो है पूरे देश में आएगी, जब राजनीतिक भ्रष्टाचार और राजनीतिक पार्टियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जानकारी दी है और सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, तो मुझे लगता है कि जज साहब पूरे एक्शन के मूड में है, और नुकसान शायद भारतीय जनता पार्टी को ही उठाना पड़ेगा क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी। तो हम लोग आगे भी अपडेट आप लोगों को जरूर देंगे जब इसमें नया अपडेट आएगा रविंद्र जी द्वारा। तब तक आप हिंदू वॉइस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।